बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है पीडीएच कम्प्लेक्स। तो पीडीएच कम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ये सारा सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमने उसके साथ एसोसिएटेड जो रेपोपोर्ट ट्यूब रिंग साइकिल है ये पढ़ा। तो बुक में उसके बाद आता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को ए, और इसको बुक में कहा जाता है कि पीडीएच कम्प्लेक्स। ठीक है, और इसको लिंक रिएक्शन भी करते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस और क्रिब साइकिल को लिंक करता है। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट पायरुवेट की कन्वर्जन होती है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये क्यों होता है, क्योंकि पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और वो क्रेब साइकिल में एंटर नहीं कर सकता। इसके लिए पायरुवेट को एसिटाइल को में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पेज पर हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, फिर बुक में जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएच कम्प्लेक्स है। ठीक है, इसको पीडीएच का मतलब है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, और ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, वहाँ ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस होता है पायरुवेट, और ये पायरुवेट फिर एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर सकता है। तो पीडीएच कम्प्लेक्स रिएक्शन जो है इसका लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है इसमें मैं रेड कलर से एंजाइम्स लिखूंगा। ठीक है, जो मेन एंजाइम है, और कोफैक्टर्स जो होंगे वो मैं पर्पल कलर से लिखूंगा, और जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होंगे वो मैं ब्लू से लिखूंगा। तो चलिए पढ़ते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट प्रोड्यूस होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है जिसमें मैंने डॉट डॉट करके बनाया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो गया पायरुवेट, और अब पायरुवेट से बनेगा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए। लेकिन ये बहुत ही कम्प्लेक्स रिएक्शन है कि कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है, ये हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। तो जब पायरुवेट एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो सबसे पहले उसकी डिकार्बोक्सिलेशन होती है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट से रिमूव होता है। ठीक है, और ये पहला वाला जो स्टेप है, ये जो एंजाइम करता है वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये मेन एंजाइम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में। ठीक है, तो क्या होता है, पायरुवेट इंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो थाइमीन पायरोफॉस्फेट है, ये टीपीपी एब्रीवेशन है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ये कोफैक्टर है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये आता है टीपीपी, और पायरुवेट से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो हाइड्रोक्सी इथाइल बच जाता है, या इसको हम एसिटाइल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टीपीपी के साथ कंबाइन होता है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्सी इथाइल थाइरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और जो बाकी मॉलिक्यूल जो बाकी रहता है पायरुवेट से तो वो है हाइड्रोक्सी इथाइल, और वो थाइमीन पायरोफॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोक्सी इथाइल थाइमीन पायरोफॉस्फेट बनाता है। यह हुआ फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप, और पहला वाला एंजाइम जो इसमें इन्वॉल्व है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है, ये जो मॉलिक्यूल है ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए फिर इसकी स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग वापस थाइमीन पायरोफॉस्फेट और हाइड्रोक्सी इथाइल में होगा। लेकिन ये हाइड्रोक्सी इथाइल जो है ये अटैच होगा एक और मॉलिक्यूल के साथ, वो है ऑक्सीडाइज्ड लाइपोएमाइड। ठीक है, ये भी जो लाइपोएमाइड है ये भी प्रेजेंट होता है किस में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और जो कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स में हमारे पास आता है एक है टीपीपी हो गया। ठीक है, ये मैं इधर लिखता हूँ टीपीपी। दूसरा है लाइपोएमाइड। ठीक है, ये दूसरा वाला कोफैक्टर हो गया। टोटल हमारे पास एक एंजाइम है मेन। ठीक है, और 5 कोफैक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, टोटल 5 कोफैक्टर्स यूज होते हैं पीडीएच कम्प्लेक्स में। दो हमने पढ़ लिए कि दो का क्या काम है। ठीक है, पहला वाला थाइमीन पायरोफॉस्फेट और दूसरा वाला लाइपोएमाइड। ये ऑक्सीडाइज्ड लाइपोएमाइड क्या होता है, इसके साथ जो है हाइड्रोक्सी इथाइल है ये कंबाइन होता है और ये बनाता है एसिटाइल लाइपोएमाइड। ये दूसरा स्टेप हो गया, और ये जो एंजाइम है आप देख रहे हैं डाईहाइड्रो लाइपोल ट्रांस एसिटाइलेस। ठीक है, डाईहाइड्रो लाइपोल ट्रांस एसिटाइलेस, ये है एंजाइम नंबर 2 इन द पीडीएच कम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, ये है एंजाइम नंबर 2। अच्छा, तो दूसरा स्टेप भी हो गया, और क्या बन गया इसमें, एसिटाइल लाइपोएमाइड। अब इस रिएक्शन को मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये जो ऑक्सीडाइज्ड लाइपोएमाइड है ये कैसे बनता है, नॉर्मली हमारे पास लाइपोएमाइड जो है, लाइपोएमाइड ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जाता है, मतलब कि इसके साथ जो हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज स्टेट में जाता है, और ये ऑक्सीडाइज लाइपोएमाइड फिर हाइड्रोक्सीटाइल के साथ कंबाइन होकर एसिटाइल लाइपोएमाइड बनाता है। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइपोएमाइड है, ये ऑक्सीडाइज लाइपोएमाइड में कन्वर्ट होता है और ये एसिटाइल लाइपोएमाइड बनाता है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है एसिटाइल लाइपोएमाइड, ये क्या करेगा, ये हमारे पास एक और जो कोफैक्टर है जो प्रेजेंट है हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कोएंजाइम ए। ठीक है, तो लाइपोएमाइड के बाद जो कोफैक्टर आ गया वो है कोएंजाइम ए। तो ये हो गया तीसरा कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर को तो आप जानते हैं जो एंजाइम के साथ मतलब हेल्प करता है रिएक्शन में। ठीक है, तो ये जो कोएंजाइम ए है ये कंबाइन हो जाता है किस चीज़ के साथ, ये जो एसिटाइल लाइपोएमाइड के साथ, जो एसिटाइल है, तो लाइपोएमाइड इससे जुदा हो जाता है, और ये एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ
कंबाइन होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है, ठीक है। ये तो हमारा जो प्रोडक्ट था, एक प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए वो तो बन गया, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। लेकिन अब बात आती है ये जो लाइपोएमाइड है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन आयन होता है, तो वो हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिलीज करने के लिए एक और कोफैक्टर हमें चाहिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ताकि वो ऑक्सीडाइज लाइपोएमाइड को अवेलेबल करे रिएक्शन के लिए। तो जो फोर्थ नंबर पर कोफैक्टर आता है वो है FAD, ठीक है। FAD यहाँ आप देखें तो ये जो FAD है ये कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, और ये जो H2 है ये आता है लाइपोएमाइड से, ठीक है। तो ये भी अनस्टेबल होता है FADH2। तो ये फिर ये जो रिएक्शन है ये डाईहाइड्रोलाइपोइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसको कैरी करता है, ठीक है। ये एंजाइम नंबर 3 हो गया, ठीक है। टोटली हमारे पास हम देख सकते हैं कि 3 एंजाइम्स में यूज़ होते हैं, लेकिन बुक में लिखा है कि इसमें एक एंजाइम है और सिर्फ क्या है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का जिक्र हुआ है, बाकी का भी जिक्र हुआ है, लेकिन बुक में कहा है कि इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है और 5 कोफैक्टर। तो कोफैक्टर तो हमने पढ़ लिए, ये फोर्थ नंबर कोफैक्टर था। और ये जो यहाँ FADH2 अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो ये H2 को लॉस करता है और NAD प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और ये NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में, और ये NADH2 फिर जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और फिर वहाँ ये कैश होता है, ATP बनाता है, ठीक है। कितने ATP देता है? 3 ATP हमें एक NADH देता है, ठीक है। तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से एक NAD हमें प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ग्लाइकोलिसिस में से 2 पायरुवेट हमें प्रोड्यूस हुए थे, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट और 2 पायरुवेट से 2 NADH, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 6 ATP पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स में डायरेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से 3 ATP और एक ग्लूकोज मालिक्यूल से हमें 6 ATP प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल से 6 ATP, ठीक है। और ये जो NAD जो है ये 5 नंबर पर जो कोफैक्टर है हमारे पास ये NAD है, ठीक है। तो ये तो हो गए एंजाइम्स और कोफैक्टर्स भी हो गए, ये तो रिएक्शन था। अब इसके बाद जो है, अच्छा तो एक और बात, ये जो एंजाइम नंबर 1 है ये मेन एंजाइम है और बुक में भी ये मेंशन हुआ है। जो एंजाइम नंबर 2 और 3 है ये भी एंजाइम्स है, ये एक्ट करते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स में। लेकिन इसमें एक और बात है कि ये एंजाइम दूसरी रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होते हैं और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में भी एक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। और दूसरी बात जो है नंबर 2 और 3 जो है ये हमारे पास इसकी रेगुलेशन वगैरह नहीं होती है, स्पॉन्टेनियसली होते हैं, तो हम PDH कम्प्लेक्स में सिर्फ इस पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को मेन एंजाइम काउंट करते हैं। तो ये था PDH कम्प्लेक्स का रिएक्शन कि इसमें एक मेन एंजाइम है, 5 कोफैक्टर्स है, और ये रिएक्शंस होते हैं प्रोडक्ट में हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर जाएगा और ये TCA साइकिल में एंटर होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये NADH प्रोड्यूस होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 6 ATP यहाँ पर जनरेट होती है। तो अब आते हैं बुक की तरफ, बुक में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ PDH, ठीक है। तो रेगुलेशन बहुत इजी है, सिंपल है इसकी। इसमें एक तो इन प्रोडक्ट इनहिबिशन जो मैंने आपको बताया था, एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता है, और ये बुक में भी रिएक्शन को ज़रा देख ले, ये भी बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन जब आप डायरेक्ट उसको देखते हैं तो ये बहुत मुश्किल नज़र आ रहा होता है। लेकिन जो मैंने रिएक्शन किए ये वही रिएक्शंस हैं, ये आप अगर खुद देख लें तो ये आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो रेगुलेशन की तरफ आते हैं। रेगुलेशन में इन प्रोडक्ट इनहिबिशन एलोस्टेरिक इनहिबिशन है। अच्छा, ये जो PDH एंजाइम है यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, इसकी जो रेगुलेशन है ये इस तरह भी होती है कि ये डीपोस्फोराइलेट फॉर्म में, मतलब कि जब इसके साथ फॉस्फेट ऐड होता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगर हम फॉस्फेट ऐड करेंगे तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फॉस्फेट को रिमूव करेंगे तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एज अ पोस्पो एंजाइम ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज इनएक्टिव होता है, ठीक है। और दूसरी बात, PDH फॉस्फेटेज एक्टिविटी इज प्रोमोटेड बाय कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड इंसुलिन। कैल्शियम से कैसे मतलब ये पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। मसल में हमारे पास कैल्शियम है, जब मसल वो मूव करती है तो मूवमेंट होती है मसल की, तो कैल्शियम रिलीज होता है और मूवमेंट के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और ये रिएक्शन होता ही इसीलिए है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड हो। इंसुलिन का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से हटाता है और एनर्जी जनरेशन की तरफ ले जाता है। तो ये रेगुलेशन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब एक और एंजाइम इसमें एंजाइम का जिक्र हुआ है कि PDH काइनेज, यानी काइनेज क्या करता है, वो भी फोस्फोराइलेशन करता है, ठीक है। तो PDH काइनेज क्या करता है, PDH को इनहिबिट करता है, इसकी फोस्फोराइलेशन करता है या डीफोस्फोराइलेशन करता है, और ATP NADH एसिटाइल कोएंजाइम ए की वजह से ये क्या होता है, ये प्रोमोट होता है, ठीक है। ये जब प्रोमोट होगा यानी ये एक्टिव होगा तो PDH को ये फोस्फोराइलेशन उसकी करेगा, और फोस्फोराइलेशन PDH की वजह से वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, ये मेरे पास पहले पॉइंट में लिखा है कि लेक ऑफ टीपीपी यानी थायमीन पायरोफॉस्फेट, जब ये कोफैक्टर नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, कॉमन बात है। और ये पायरुवेट जो है ये कन्वर्ट नहीं होगा एसिटाइल को एंजाइम ए में, तो पायरुवेट की अकोमोडेशन होगी, ठीक है। और इसके बाद जो ये भी यही पॉइंट है, थायमीन की सॉरी, अगर थायमीन की डिफिशियंसी होगी तो पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड कास होगा। और जो पेशेंट जिन पेशेंट में पीडीएच जो एंजाइम है उसमें डिफिशियंसी होगी, ठीक है, पीडीएच कम्प्लेक्स की पीडीएच एंजाइम की डिफिशियंसी, तो उस पेशेंट में भी लैक्टिक एसिडोसिस होगा, ये तो सिंपल बात है। इसके अलावा पीडीएस की जो एक्टिविटीज़ है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की, वो आर्सेनिक और मर्क्यूरिक आयन से इनहिबिट हो जाती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइपोइक एसिड है या लाइपोएमाइड है, इसकी एसएच ग्रुप से ये बॉन्डिंग बनाता है और इसको इनहिबिट करता है। मेटाबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ पायरुवेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस को दूसरे पाथवेज के साथ कनेक्ट करता है। और इसी तरह पायरुवेट इज गुड सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, पायरुवेट से बहुत सारे पाथवेज कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको क्रिब साइकिल भी कहते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को भी लाजमी देखिए, और जो भी आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।